हेलो बच्चों, देखिए आज मैं आपके लिए रिवाइज सिलेबस लेके आई हूँ। रिवाइज टर्म वाइज सिलेबस जो सीबीएसई की तरफ से आया है वो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपको फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस आएगा, और सेकंड टर्म में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस आएगा। बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हैं कि क्या आएगा, क्या हट गया है, बहुत कन्फ्यूज़न है। तो उस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे कि क्या क्या आने वाला है। ये देखिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आया है, रिवाइज टर्म वाइज सिलेबस आया है एज पर एनसीईआरटी। ये हमारी वेबसाइट है जिससे हमने ये सिलेबस को लिया है। अब टर्म 1 जो है, अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का हमारा होगा इंटरनल असेसमेंट, यानी 40 नंबर का तो ये जो सिलेबस है उसका पेपर होगा और 10 मार्क्स होंगे हमारे इंटरनल असेसमेंट, यानी स्कूल वाले जो आपको टर्म 1 के लिए आपका क्लास टेस्ट लेंगे, आपकी कॉपी तैयार करवाएंगे, आपसे कोई क्विज़ करवाएंगे, आपसे कोई एक्टिविटी करवाएंगे, जो कुछ भी करवाएंगे वो 10 मार्क्स में आएगा। इसको हम बोलेंगे इंटरनल असेसमेंट। बाकी जो हमारा कोर्स है जो आने वाला है ये आएगा हमारा 40 मार्क्स का। अब देखिए 40 मार्क्स में आने क्या क्या वाला है। ये देखिए टर्म 1 जो है उसमें जो हमारा सिलेबस है वो 40 मार्क्स का आएगा, 90 मिनट का पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप होगा और लगभग नवंबर दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम जाएगी। ये एग्ज़ाम की डेटें आएंगी, कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग नवंबर दिसंबर में ये हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। तो उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। और 50% सिलेबस टर्म 1 में है और बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है वो उन्होंने टर्म 2 में डाला हुआ है। यानी मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये टर्म 1 का है, तो बचा हुआ जो कोर्स आ रहा है वो किस में आएगा, टर्म 2 में आएगा। अब टर्म 1 में क्या क्या आ रहा है, चैप्टर 1 आ रहा है। चैप्टर 1 माने नंबर सिस्टम है। चैप्टर 1 हमारा नंबर सिस्टम, पहले मैं ये पढ़ देती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नंबर सिस्टम में क्या क्या है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, दूसरा है एलजेब्रा, तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा है ज्योमेट्री, पांचवा है ट्रिग्नोमेट्री, फिर है मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर जो है हमको फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। अब देखिए नंबर सिस्टम जो है हमारा कितने नंबर का आने वाला है, 6 नंबर का आने वाला है। एलजेब्रा जो है हमारा 10 नंबर का आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की आने वाली है। ज्योमेट्री जो है 6 नंबर की आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 5 नंबर की आएगी। मेंसुरेशन जो है वो 4 नंबर की आएगी और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 3 नंबर की आएगी। ये टोटल मिला के आएगा हमारा 40 नंबर का। क्लियर है। अब हम आते हैं कोर्स में कि हमें पढ़ना क्या है। नंबर सिस्टम नाम है तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, अब मैं उसकी आपको बात करती हूँ और डिटेल में बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि नंबर सिस्टम में रियल नंबर, हमारा 10th का कोर्स है। नंबर सिस्टम में हमारा पहला जो चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर में उन्होंने क्या डाला है और क्या हटाया है ये आप समझ लीजिए। तो रियल नंबर में जो डाला है वो तो आपके कोर्स में लिखा हुआ है, लेकिन डालने के बाद जो नहीं आएगा मैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली हूँ कि क्या नहीं आएगा। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमारा जो कोर्स चालू होता है रियल नंबर में वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर चालू होता है, जो कि नहीं आ रही है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि जो नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो तो मैं आपको यहाँ पढ़ूंगी। यानी यूक्लिड डिवीज़न नहीं आ रहा है, इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये हमारा नहीं आ रहा है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारा नहीं आ रहा है। इसके बाद आती है इसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो आ रही है हमारी। अब इसके बाद हमारा आता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले हमारा आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो जो इरेशनल नंबर है, जैसे मैं बात करूँ √2, √3, ये सब भी हमारा नहीं आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन जो मेथड है वो नहीं आएगा। यानी क्या क्या आ रहा है हमारा रियल नंबर में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आ रही है और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। इसका मतलब जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर जो एक्सरसाइज है हमें करना है 1.2 एक्सरसाइज, इसके अंदर हमें करना है 1.2 एक्सरसाइज करना है और 1.4 एक्सरसाइज करना है। इसका मतलब ये है कि 1.2 देखिए एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में जो दे रखा है ये हमारी एनसीईआरटी, देखिए ये बुक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ लास्ट पेज पर सबसे पहले ये जो लास्ट पेज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो लास्ट पेज है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड बुक्स,
तो ये देखिए जो बुक्स है वो हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए उसने लिखा हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फिर दूसरे नंबर पर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पब्लिकेशन ये लिखा रखा है। अब उसने लिखा है गाइडलाइन लेबोरेटरी के लिए। लेबोरेटरी के लिए भी मैथ्स की एक बुक आती है गाइडलाइन, वो भी हमारी क्या है, गाइडलाइन फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल क्लास 9th और क्लास 10th, यानी 9th में 9th लगेगा और 10th में 10th लगेगा। फिर एक और बुक लिखी हुई है 6वें नंबर पर 7वें नंबर पर, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी पब्लिकेशन। तो एग्जाम्पलर देखिए मैं ये दोनों बुकें आपको बताती हूँ, यानी हमारे स्कूल में जो बुकें चलती हैं वो बेटा ये वाली बुकें होती हैं। ये जो एनसीईआरटी की बात की जाती है ये बुक सभी स्कूल वाले पढ़ाते हैं और आप भी पढ़ते हो, हर बच्चे के पास ये स्कूल में बुक होती है। लेकिन जो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं उसमें ये बुक भी लिखी हुई है, यानी ये वाली जो बुक है वो भी हमें पढ़ना है। और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू दे रखे हैं, एक्सरसाइज भी दे रखी है। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, जो हमारा कोर्स है। दोनों बुकों से हमें वही चीज़ पढ़ना है, वही चीज़ कवर करनी है जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है। यानी ये हमारी दोनों स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ये दो बुकें कंपलसरी बुकें हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। कोई भी रेफरेंस बुक केवल हमें प्रैक्टिस के लिए लगती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए लगना है। तो ऐसी बहुत सारी बुकें आती हैं मार्केट में, लेकिन मेन जो कोर्स है, मेन कोर्स यहाँ से ही कवर होना चाहिए। और ये वाली जो बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं, हर चैप्टर में एमसीक्यू हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला एमसीक्यू टाइप, क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की बुक है एमसीक्यू टाइप, इसमें एमसीक्यू भी है सब्जेक्टिव भी है। तो गवर्नमेंट की खुद की बुक में एमसीक्यू है, तो आपको यहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके कोर्स के ऊपर, जो मैं आपको बता रही हूँ कि रियल नंबर में उन्होंने क्या क्या हमको बोला है। उन्होंने हमसे बोला है रियल नंबर में कि फंडामेंटल थ्योरम हमें पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम हमें पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम हमें पढ़ना है। और स्टेटमेंट आफ्टर यू वर्क डन अर्लियर, इलस्ट्रेट एग्जाम्पल, मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा पढ़ना है। ऐसा मतलब जब हम करेंगे एक्सरसाइज तो एग्जाम्पल ही होते हैं वो सब। फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ना है, यानी इसके बीच में ये जो कुछ भी लिखा हुआ है सब छोड़ दिया, इरेशनल नंबर छोड़ दिया, यूक्लिड डिवीज़न लेमा छोड़ दिया। यानी हमें जो है एक्सरसाइज 1.2 और 1.4 ही करनी पड़ेगी। जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है 1.4 और 1.2 जो एक्सरसाइज है हमारी 1.1 में यूक्लिड है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि यूक्लिड नहीं आ रहा है। यानी इसमें 1.2 और 1.4 एक्सरसाइज ही हमें करना है, 1.1 एक्सरसाइज और 1.3 एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि वो जो है एक इरेशनल नंबर वाली है और एक हमारी यूक्लिड डिवीज़न के ऊपर है। क्लियर है। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। अब हमारा एलजेब्रा है, और एलजेब्रा में हमारे दो टॉपिक होते हैं कवर, एक पॉलिनोमियल हो रहा है कवर और एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मिला के 10 नंबर का आने वाला है। अब पॉलिनोमियल में क्या क्या आ रहा है, तो पॉलिनोमियल में जो नहीं आ रहा है वो बता देती हूँ आपको कि पॉलिनोमियल में जो है हमारा जीरोज आ रहा है, जीरोज फाइंड करने वाला आ रहा है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आ रहा है। एक डिवीज़न वाली एक्सरसाइज है, डिवीज़न एल्गोरिथम, वो इसमें नहीं आ रही है। डिवीज़न एल्गोरिथम वाली एक्सरसाइज इसके अंदर नहीं आ रही है। तो देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, यानी क्यूबिक नहीं पढ़ना है इसके अंदर। जो है हमें क्यूबिक नहीं पढ़ना है, क्यूबिक नहीं पढ़ना है। दूसरा हमें डिवीज़न है, जो डिवीज़न एल्गोरिथम वो नहीं पढ़ना है, डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है। हमें केवल पढ़ना है जीरोज और हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो भी क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का नहीं पढ़ना है। क्लियर है। अब इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो 2.1 और 2.2 ही आएगी। इसके अंदर जो हमारी एक्सरसाइज आएगी वो 2.1 और 2.2 ही आएगी, बस 2.1 और 2.2 में ही ये लिखा हुआ है। तो केवल ये एक्सरसाइज हमें ये पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.1 2.2 पॉलिनोमियल में। बाकी एल्गोरिथम के ऊपर है, डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर है, और ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है वो क्यूबिक के ऊपर है, इसलिए हमें वो दोनों छोड़ देनी है।
क्लियर है। अब हम आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लगभग पूरा आ रहा है, केवल हमें नहीं आ रहा है तो केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है। इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये नहीं आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है। हमें मेथड जो आ रहे हैं वो उसने क्लियर करके लिखा हुआ है, हमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है और एलिमिनेशन पढ़ना है, कंडीशन पढ़ना है। देखिए पढ़ देती हूँ आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन और सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम। दूसरा सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ये वाला जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो इसमें सारी एक्सरसाइज कवर होती हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन केवल हमें छोड़ देना है, बाकी सारी एक्सरसाइज इसकी कवर होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। हमें क्या छोड़ देना है इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बस। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जो है हमारा 7 नंबर चैप्टर है, 6 मार्क्स का आने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट में देखिए वो क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट में हमारा जो है डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, वो दोनों चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एरिया भी है जो कि नहीं आ रहा है, एरिया जो है नहीं आ रहा है। इसमें हमारा कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या है, सेक्शन फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला है, तो वो दोनों चीज़ें आ रही हैं। हमारा क्या नहीं आ रहा है, इसके अंदर एरिया भी है, एरिया के क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, एरिया हमको नहीं आ रहा है। मैं आपको पढ़ देती हूँ। कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीज़न, ये लिखा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीज़न। क्लियर है। बाकी जनरल कंसेप्ट आ रहे हैं जो हम सिंपल पढ़ते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो पढ़ रहे हैं तो उसके हमें जनरल कंसेप्ट आने चाहिए, तो वो जनरल कंसेप्ट भी इसके अंदर आ रहे हैं। सिलेबस को ध्यान रख के हमें तैयारी करना है। एमसीक्यू पैटर्न है तो जनरल कंसेप्ट तो आते ही हैं, तो वो जनरल कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, वाई एक्सिस के, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे। अब हमारा आता है ज्योमेट्री में ट्रेंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं कि क्या आने वाला है। ज्योमेट्री ट्रेंगल्स में पूरा ट्रेंगल्स आ रहा है, लेकिन थ्योरम जो हमारी इसके अंदर है, थ्योरम में केवल 2 ही थ्योरम प्रूफ करने को आ रही है। एक तो बीपीटी आ रही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आ रही है, और एक पाइथागोरस थ्योरम आ रही है। एक पाइथागोरस थ्योरम आ रही है। बाकी थ्योरम्स के ऊपर यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चंस करने हैं, यानी इसका मतलब एक्सरसाइज हमें सारी करनी है। इसकी एक्सरसाइज ट्रेंगल्स की सारी आएंगी, लेकिन थ्योरम के जो प्रूफ हैं, केवल 2 ही थ्योरम के प्रूफ हैं, उसने लिख रखा है यहाँ पर प्रूफ, और बाकी लिखा है मोटिवेट, यानी उनका यूज़ करते हम क्वेश्चन करेंगे। मोटिवेट लिख रखा हुआ बाकी पर, लेकिन केवल प्रूफ हमें करना है बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम। 2 ही थ्योरम के प्रूफ आपको पूछे जाएंगे, बाकी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चंस हमें सारे करने हैं। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल ज्योमेट्री। अब टिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री में क्या नहीं आ रहा है और क्या आ रहा है। देखिए टिग्नोमेट्री में आ रहा है हमारे पास, टिग्नोमेट्री में स्टार्ट होता है रेशियो से, तो रेशियो पूरा आ रहा है। फिर उसने बोला कि एंगल आ रहा है, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री में रेशियो आ रहा है और स्पेसिफिक एंगल आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं आ रहा है। इसके अंदर एक और है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये नहीं आ रहा है। क्लियर है। और इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री में रेशियो आएगा, स्पेसिफिक एंगल आएगा, आइडेंटिटी आएगी, और आइडेंटिटी में स्पेशल उसने लिख रखा है प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन। जो सिंपल आइडेंटिटीज गिवन है उसके क्वेश्चंस आएंगे, यानी आइडेंटिटी हमको आ रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 उसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी हमें करना है, उसका प्रूफ भी आएगा और आइडेंटिटी भी आएगी। क्लियर है। तो यानी इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री में हमें क्या नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पढ़ना है।
फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है ये हमारा आता है मेंसुरेशन में, 12वां चैप्टर है। देखिए चैप्टर, पहला चैप्टर आ रहा है, दूसरा तीसरा चैप्टर आ रहा है, 7वां आ रहा है, 6वां आ रहा है, 8th चैप्टर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, 12th चैप्टर आ रहा है मेंसुरेशन, जिसके अंदर आ रहा है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये हमारा पूरा आ रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें पेरीमीटर आ रहा है, एरिया आ रहा है, पूरे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके अंदर। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ द अबव सेट प्लान फिगर। और ये जो है इसके अंदर जो है हमें जो सिंपल एंगल्स के क्वेश्चन ही आएंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तक के ही एंगल आएंगे और कोई बड़े स्पेशल एंगल्स नहीं आएंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो 12.1, 12.2, 12.3 सारी लगानी है, यानी ये पूरा लगाना है। 12.1, 12.2, 12.3 ये पूरा लगाना है। 12.1, 12.2 और 12.3 ये पूरी एक्सरसाइज लगाना है। अब चैप्टर जो 15 है इसमें लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पर केवल प्रोबेबिलिटी मेंशन है। प्रोबेबिलिटी जो है, जो हमारा है 15 नंबर चैप्टर, क्लासिकल आइडेंटिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, यानी ओनली ये प्रोबेबिलिटी इसके अंदर आ रही है। स्टैटिस्टिक्स इसमें फर्स्ट टर्म में स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा है, ओनली चैप्टर नंबर 15 आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एक पूरा नाम उसने दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए यहाँ लिख रखा है, लेकिन टर्म 1 में ओनली प्रोबेबिलिटी आ रही है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो टर्म 2 के सिलेबस में आएगा। तो आपको समझ में आया कि रियल नंबर में यूक्लिड नहीं पढ़ना है, √2, √3, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो नहीं पढ़ना है, फिर पॉलिनोमियल में क्यूबिक नहीं पढ़ना है, डिवीज़न नहीं पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया नहीं पढ़ना है, ट्रायंगल्स में क्वेश्चन सारे लगाने हैं, लेकिन थ्योरम का जो प्रूफ है वो केवल 2 ही करने हैं, बीपीटी और पाइथागोरस। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में केवल हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पढ़ना है, हमें रेशियो पढ़ना है, आइडेंटिटी पढ़ना है, स्पेसिफिक एंगल पढ़ना है 30, 45, 60 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री स्पेसिफिक एंगल पढ़ना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 12.1, 12.2, 12.3 सब कुछ करना है, और वो सारा उसने लिख ही दिया है कि पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, सेक्टर, सेगमेंट सब पढ़ना है, तो वो सब कवर होता है। और यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स टर्म 2 में आएगा। तो ये हमारा सिलेबस है जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या क्या हमें टर्म 1 में पढ़ना है। और ये 40 नंबर का आएगा, एमसीक्यू टाइप आएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न के भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। जब हम न्यूमेरिकल टाइप करते हैं तो न्यूमेरिकल में बड़ी चीज़ें भी आती हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा आती है, पर एमसीक्यू में 40 नंबर का एमसीक्यू आने वाला है, तो पूरा कोर्स कवर होगा। तो छोटी छोटी देखिए, अब ये पूरा 40 नंबर में कवर होना है सारे चैप्टर, तो आपको मालूम है सारे टफ तो डाल नहीं सकते, क्योंकि बच्चे को कैलकुलेशन भी करनी है, और 40 नंबर के एमसीक्यू हैं तो 40 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का एमसीक्यू आएगा। तो 40 क्वेश्चन का अगर पेपर बनता है, बड़ा पेपर हो जाता है, तो बच्चों को सॉल्व करना है, तो हर क्वेश्चन तो बड़ा या कैलकुलेशन बेस्ड नहीं आएगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आएंगी, बेसिक चीज़ें भी आएंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एक एक लाइन जो सिंपल थ्योरेटिकल भी है, थ्योरेटिकल पर भी ध्यान देना है। जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो हमें कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, वही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। पर यहाँ जब एमसीक्यू की बात करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। जैसे हमारे एनसीईआरटी में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं, तो ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब भी। और जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, जो हमारी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एनसीईआरटी की बुक है, उसमें जो है एमसीक्यू ही दे रखे हैं उसमें, तो वो छोटी छोटी लाइन के ऊपर जो एमसीक्यू बन सकते हैं, यानी हमें एक एक लाइन का एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हमारे एमसीक्यू सही जाएंगे। एमसीक्यू भी टफ नहीं होता है, पर एमसीक्यू का पैटर्न जो होता है वो अलग होता है। हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, हर क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता, कुछ क्वेश्चन सिंपल ही आ जाते हैं, तो हमें एक एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो वो यही चाहते हैं कि कंसेप्ट बच्चों के क्लियर हो, जिससे बच्चा एमसीक्यू बना सके। अब हम इसी में मैं बताती हूँ टर्म 2 का सिलेबस क्या आएगा। अब हम इसके बाद आते हैं टर्म 2 के सिलेबस पर। देखिए अब हमने लिखा है टर्म 2 का सिलेबस। टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है अभी से समझ लो कि टर्म 2 में क्या आएगा। टर्म 2 भी हमारा 40 मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का वही इंटरनल असेसमेंट होगा, सब सेम है।
लेकिन यहाँ पर टाइम बढ़ जाएगा आपका, 2 घंटे का पेपर हो जाएगा, 120 मिनट का पेपर दिया हुआ है। और यहाँ पर MCQ टाइप देखिए दोनों टाइप का है, ये MCQ नहीं, अभी उन्होंने बोला है सब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव टाइप होगा। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहे हैं ये सब डिपेंड करेगा कोरोना की सिचुएशंस की, थर्ड लहर आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिस हिसाब से होगा। अभी उन्होंने बोला सब्जेक्टिव टाइप होगा, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। लेकिन हमें MCQ की भी प्रिपरेशन रखनी है कि डिपेंड करता है, कोई सिचुएशन बिगड़ती है तो वो MCQ भी ले सकते हैं। पर अभी उन्होंने सब्जेक्टिव बोला है इसलिए 120 मिनट की बात की है, और ये मार्च अप्रैल में होने वाला एग्ज़ाम है। और 50% सिलेबस ये टर्म 2 में आ रहा है, क्योंकि 40 मार्क्स यहाँ पर है, यहाँ पर 10 नंबर हैं, टोटल मिला के 50 मार्क्स का ही पेपर होगा। वही इंटरनल असेसमेंट जैसे आपके होते हैं स्कूल में, जैसे आपकी कॉपी के मार्क्स होते हैं, टेस्टों के मार्क्स होते हैं, जो भी एक्टिविटी उसके मार्क्स होते हैं, तो वो इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स आपके स्कूल वालों के, यानी टर्म 1 में भी 10 मार्क्स की बात कर लिए और टर्म 2 में भी 10 मार्क्स की। अब हम सिलेबस पर आते हैं कि जो अलजेब्रा है वो 10 नंबर का आने वाला 10 मार्क्स का, ज्योमेट्री 9 मार्क्स की आने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स की आने वाली है, मेंसुरेशन जो है 6 मार्क्स की, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की, टोटल हो गए 40 मार्क्स। अब देखिए अलजेब्रा में क्या क्या आने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 इसके अंदर आने वाला है। 1, 2, 3 उन्होंने टर्म 1 में ले लिए, टर्म 2 में वो ले रहा है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। अब यहाँ क्वाड्रेटिक में हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्वाड्रेटिक में देखिए जो कुछ भी उन्होंने दिया है बुक के अंदर वो सब पढ़ना है। केवल एक मेथड दे रखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हमें नहीं करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं करना है। इसमें उन्होंने लिख रखा है कि अपने को करना है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है। तो एक और मेथड इसके साथ आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो जो हमें नहीं करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक में नहीं करना है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको? और बाकी हमें सब करना है, यानी इसका मतलब एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 में केवल हमें 2 से 10 क्वेश्चन जो है, 4.3 जो है उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको छोड़ देना है और उसके आगे 2 से 10 तक के सारे क्वेश्चंस करने हैं। यानी कुछ चीज़ हमें केवल हटाई, क्या है उसने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा दिया, बाकी सब कुछ है। फिर नेचर ऑफ रूट्स वगैरह वो सब आता है, बाकी वो सब आ जाएगा, जो भी आपके कोर्स में NCERT में वो सब आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपका पूरा आ रहा है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक लाइन डाल रखी है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म ऑफ एन AP आर एक्सक्लूडेड, यानी जो सम वाली वर्ड प्रॉब्लम है, जो सम वाली वर्ड प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं आने वाली है, लिखा है एक्सक्लूडेड। एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म ऑफ एन AP आर एक्सक्लूडेड, यानी जितनी सम वाली समेसन, एक तो हमें nth टर्म ऑफ एन AP है और समेसन ऑफ AP है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP और नंबर ऑफ टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, तो सम वाली जो प्रॉब्लम्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो हमें नहीं करना है। यानी कहने का मतलब है कि चैप्टर 5 में जो 5.3 एक्सरसाइज है उसके हमें केवल 1 से 14 तक ही क्वेश्चन करने हैं, उसके 14 से आगे वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने। क्वेश्चन नंबर जो हमारी एक्सरसाइज है 5.3 एक्सरसाइज है, इसके अंदर 5.3 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 14 ही करना है, बाकी के सारे ओमिट हैं। बाकी यानी जो वर्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशंस हैं, वो हमें नहीं करना है, केवल 1 to 14 ही यहाँ तक लेके जाना है, उसके आगे के क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसने लिखा है यहाँ पर साफ साफ एक्सक्लूडेड। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हमारा यहाँ पर देखिए सर्कल आ रहा है और कंस्ट्रक्शन आ रहा है। अब सर्कल में तो पूरा सर्कल आ रहा है, 2 थ्योरम है, दोनों थ्योरम के प्रूफ आ रहे हैं, 2 थ्योरम लिख रखी है उसने, दोनों के प्रूफ आ रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज आ रही है। यानी हमें जो सर्कल की 10.1, 10.2 पूरी लगानी है, 2 थ्योरम है इसके अंदर, दोनों थ्योरम के प्रूफ भी करने हैं। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा उन्होंने हटाया है, कंस्ट्रक्शन में उन्होंने देखिए कंस्ट्रक्शन में लिखा है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो इंटरनली, यानी लाइन सेगमेंट का डिवीजन हमें करना है। लेकिन उसी एक्सरसाइज में है सिमिलर ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल नहीं करना है, सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करना है।
हमें कंस्ट्रक्शन करना है लाइन सेगमेंट का, जो हमें इंटरनली डिवाइड करना है, हमें सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। और आगे की हमारी एक्सरसाइज है टेंजेंट टू ए सर्कल के ऊपर कंस्ट्रक्शन, वो हमें करना है। तो उसने लिखा है टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। आउटसाइड यानी हमें कौन से कंस्ट्रक्शन करने हैं, जो हमें टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट डलते हैं वो वाले हमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्लियर है? एक्सटर्नल पॉइंट्स वाले कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्री, जो 9 नंबर का आ रहा है, सर्कल और कंस्ट्रक्शन का चैप्टर मिला के। यानी फर्स्ट टर्म में ट्रायंगल पूछ लिया और सेकंड टर्म में सर्कल और कंस्ट्रक्शन पूछ लिया। क्लियर है? अब हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले में उसने ट्रिग्नोमेट्री की बाकी सारी चीज़ें पूछ ली, तो यहाँ पर एप्लीकेशन यानी हाइट ऑफ डिस्टेंस हमको पूछा जा रहा है। और हाइट ऑफ डिस्टेंस में उसने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन 30, 45, 60 डिग्री वाले ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा जाएगा। हाइट ऑफ डिस्टेंस आती है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें एंगल कौन से पूछे जाएंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसके अलावा वाले एंगल नहीं आएंगे। तो हमें ये यहाँ पर उसने हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पूछा है। 7 नंबर ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11 है, सर्कल चैप्टर नंबर 10 है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है चैप्टर नंबर 9 है। अब मेंसुरेशन में जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टर्म 2 में पूछ रहा है, और ये हमारा है चैप्टर नंबर 13। इसमें देखिए सब कुछ आ रहा है, कॉम्बिनेशन आ रहा है, दो फिगर के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कन्वर्सन आ रहा है, कन्वर्सन ऑफ सॉलिड आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आ रहा है, दो फिगर के कॉम्बिनेशन उसने बोला है कि कोई भी दो फिगर के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बनेंगे, 3 फिगर वाले नहीं बनाने हैं। वही वैसे एनसीईआरटी में भी 2 वाले ही हमें दे रखे हैं कि भाई एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन लगा दी, तो ऐसे ही कोर्स में उसने दे रखे हैं, तो वो हमें करना है। अब इसमें क्या नहीं करना है, तो इसमें एक आगे जाके जो हमारी एक्सरसाइज है 13.4, फ्रस्टम नहीं आ रहा है इसके अंदर। फ्रस्टम की एक्सरसाइज है 13.4, 13.1 आ रही है, 13.2 आ रही है, 13.3 आ रही है, लेकिन 13.4 जो एक्सरसाइज है फ्रस्टम के ऊपर वो हमारी नहीं आ रही है। फ्रस्टम सरफेस एरिया वॉल्यूम में से उन्होंने ओमिट करा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में उन्होंने लिख रखा है, जो यहाँ पे लिख रखा है उसी के हिसाब से हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। उसने लिखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कौन। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स प्रॉब्लम। मतलब कन्वर्सन ऑफ सॉलिड हमें आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हमें आ रहा है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, और ये फ्रस्टम जो पार्ट है इसका ये नहीं आ रहा है, नहीं करना है। अब स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी उसने क्या करा, हमें टर्म 1 में पूछ ली है, तो टर्म 2 में हमारा आ रहा है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो उसने नहीं पूछना है, वो हम बता देते हैं। इसमें मीन, मोड, मीडियन आने वाला है, लेकिन मीन में यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड हैं बुक के अंदर, तो वहाँ 2 ही मेथड आ रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड आ रहा है और डायरेक्ट आ रहा है। स्टेप डेविएशन नहीं आ रहा है, स्टेप डेविएशन ये एक मेथड होता है, ये नहीं आ रहा है, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आ रहा है। फिर हमारा और आगे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मीन, मोड, मीडियन आ रहा है, ग्रुप डाटा के लिए आ रहा है, लेकिन स्टेप डेविएशन एक मीन निकालने का मेथड है जो नहीं आ रहा है, केवल 2 ही मेथड आ रहे हैं, एज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड। तीसरी चीज़ इसमें जो ओमिट करी है उन्होंने एक हमारा ग्राफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो ऑजिव जिसको हम बोलते हैं, इसकी भी उन्होंने कोई बात नहीं की है, यानी ये भी हमारा नहीं आ रहा है। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है मीन, मीडियन, मोड ऑफ द ग्रुप डाटा बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड। बस इतना ही सिलेबस उन्होंने लिखा है। इसका मतलब ये चीज़ हटा दी है और ऑजिव हटा दिया है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो पीछे से एक्सरसाइज में हमको दे रखे हैं वो हमें नहीं करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं करना है और स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है, यानी सिंपल हमें पढ़ना है मीन, मोड, मीडियन। तो ये हमारा जो कोर्स है वो हमारा किसका कोर्स है, टर्म 2 का कोर्स है, और बहुत अच्छा उन्होंने सिलेबस दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत डेप्थ में पढ़नी ही चाहिए। देखो आपको आगे जाके कंपटीशन देना है तो आपको अलजेब्रा अच्छे से आना चाहिए, उन्होंने पूरा पार्ट दिया है,
कोई उन्होंने दिक्कत नहीं करी, अलजेब्रा दिया है। ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उन्होंने पूरी ज्योमेट्री कवर करी है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन और पहले वाले पार्ट में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दी है, तो बहुत कुछ दिया है। पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि सिंपल उन्होंने बोला है कि हमें बेसिक प्रॉब्लम आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आपका मैथ से रिलेटेड कोई भी कोर्स होगा जिसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है, उसके कोर्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री तो रहने ही वाला है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, बेस भी करना चाहिए और हाई भी क्वेश्चंस को करने चाहिए, जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी होती है। बाकी आप स्कूल एग्ज़ाम देते हैं आपका चलेगा, लेकिन थोड़े से टफ क्वेश्चंस लगाते हैं तो स्कूल एग्ज़ाम तो अच्छी होती ही होती है, पर आपका आगे जाके फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग होता है। इसलिए आपको हर कोर्स को अच्छे से करना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी सब आगे जाके क्लासों में काम आने वाली है, तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ें। कोई भी जो कोर्स है वो सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में, आगे जितने भी कंपटीशन आप दोगे मैथ्स स्ट्रीम से रिलेटेड, जिसमें मैथ्स का कोर्स आता है, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उस सब में ये सब बेसिक है, हमेशा आने वाला है। इसलिए आप उसको अच्छे से तैयारी करें। तो आज हमने पढ़ा है रिवाइज टर्म वाइज सिलेबस। तो आप ये सब समझ में आया होगा, क्या पढ़ना है, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। अब हमारी आती है एमसीक्यू की बात, जो मैं आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, सिंपल क्वेश्चंस भी लाऊंगी और कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करेंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे आ चुके हैं, वो हम सारे क्वेश्चंस क्लास में कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूस मेरे साथ रहेंगे तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू की भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको आपके साथ साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।